हेलो गाइस, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए आज इसके बारे में आज लर्न करते हैं। लेट्स लर्न। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ये स्थानीय स्वशासन, इसका क्या मतलब है? स्थानीय स्वशासन मतलब ऐसा खुद का शासन। स्वशासन, स्व मीन्स अपना, शासन मीन्स खुद का शासन। ऐसा शासन जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बने, ठीक है, यही है स्थानीय स्वशासन। चलिए इसके बारे में लर्न करते हैं थोड़ा सा। इसका मूल उद्देश्य, इसे क्यों इसको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, मतलब कि जनता को भागीदारी बनाना। जैसे मान लीजिए कि जनता को जनता को कोई समस्या हो गई हो तो वो क्या डायरेक्ट राज्य सरकार के पास जाएगी अपनी समस्या को लेकर, या फिर केंद्र सरकार के पास जाएगी? ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए इसको बनाया गया स्थानीय स्वशासन, कि जनता को अगर कोई समस्या हो तो वो अपनी सरकार खुद से बनाए और जाके अपनी समस्या का निपटारा कर सके, ठीक है, उसमें भागीदार बने। जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। देखिए जैसे सबसे पहले ऐसे आते ही है केंद्र सरकार के नीचे फिर राज्य सरकार। स्ट्रक्चर हमने आपको पूरा पढ़ाया है। केंद्र सरकार में कैसे कैसे क्या क्या प्रावधान, फिर राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार से भी सबसे नीचे निचले स्तर पर स्थानीय सरकारें बनाई गई हैं। स्थानीय स्वशासन, इसमें दो प्रकार की सरकारें हम लोग पढ़ेंगे, एक ग्राम स्तर पर और एक शहरी स्तर पर। तो जो शहरी स्तर पे होंगी उसमें जो नगर पालिकाएँ होंगी उसको पढ़ेंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। और ग्रामीण स्तर पर ये ग्राम पंचायत। आज हम उसी के बारे में लर्न करेंगे, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, इसका मूल उद्देश्य क्या है? जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, मतलब सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 के बीच। क्यों उनको जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? क्योंकि लॉर्ड रिपन ने ही सबसे पहले 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे महात्मा गांधी जी। स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक महात्मा गांधी जी थे। ग्राम स्वराज की बात भी महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है, ग्राम स्वराज की बात भी महात्मा गांधी जी ने कही थी। महात्मा गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं, बल्कि यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है, ठीक है। जबकि जो भीमराव अंबेडकर थे, संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वे जो है इसके पक्ष में नहीं थे। वे स्थानीय स्वशासन के पक्ष में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका मानना था कि ग्राम स्तर पर भी जो शक्ति है वो शक्तिशाली और प्रबल लोगों के हाथ में चली जाएगी, जिससे और लोगों का शोषण करेंगे, ठीक है। जैसे जनता पहले के ज़माने में क्या थी, दो वर्गों में डिवाइड थी ना, एक जमींदारी, और जैसे प्रत्येक समाज में देखा गया है ना कि जनता दो वर्गों में डिवाइड थी। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी इसके समर्थन में नहीं थे। उनका मानना था कि ये स्थानीय स्वशासन में भी क्या होगा, जो शक्ति है वो प्रबल लोगों में सिमट कर रह जाएगी, शक्तिशाली लोगों में चली जाएगी और बाकी के लोगों का शोषण होता जाएगा, ठीक है। इसलिए वो इसके समर्थन में नहीं थे। आगे देखते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय के प्रधानमंत्री जी, उनका मानना था कि अगर गांवों का सही से विकास नहीं किया गया तो संपूर्ण देश का विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ग्रामीण विकास के पक्षधर थे, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम, दो महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाए गए। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर, महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसे इंग्लिश में कहते हैं NDC, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर 1 साल बाद चलाया 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाया। ठीक है, जब ये भी सफल नहीं हो पाया और ये भी नहीं सफल हो पाया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? वो बलवंत राय मेहता जी एक थे, यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा, बलवंत राय मेहता समिति, इनकी समिति आती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई थी? 1957 को। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई 1957 को। तो इन्होंने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 कार्यक्रम चलाए, कौन कौन से? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये भी असफल रहा और ग्रामीण के विकास के लिए चलाया जा रहा था। उसके बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा चलाए, ये भी असफल रहा। तब बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई 1957 में। इसमें बलवंत राय मेहता जी ने बताया कि आप जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं ग्रामीण विकास के लिए, इसमें जन भागीदारी ही नहीं है, इसमें जनता भाग ही नहीं ले रही है, तो ये सक्सेस कैसे होगा? ठीक है, इसीलिए इनको जो है ये स्थानीय स्वशासन, मतलब ये पंचायती राज व्यवस्था का जनक, इनको जो है पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता जी को। इनके अकॉर्डिंग जो है जो पंचायत है, ये पंचायती स्थान, इसको जो है त्रिस्तरीय बनाया। इन्होंने पंचायती राज प्रणाली को कितने स्तरीय बताया? त्रिस्तरीय बताया। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली इसको कितनी त्रिस्तरीय बताया? त्रिस्तरीय कौन कौन से? देखिए, ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। और यही अपने यहाँ लागू भी है। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। एक बात हम और आपको बता दें कि जब यहाँ पर ये महात्मा गांधी जी ग्राम पंचायत के घोर समर्थक थे, ठीक है, और ग्राम स्वराज की भी बात की थी, स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे, तो वहीं पे भीमराव अंबेडकर जी इसके समर्थन में नहीं थे। हमने बता दिया क्यों नहीं थे। तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो इस संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, तो उन्होंने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया था। ठीक है, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व में पंचायतों के गठन की बात कही गई है। लेकिन जब हमने आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि नीति निर्देशक तत्व में जितने भी प्रावधान हैं उन सभी को राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। राज्य चाहे तो उसे लागू करें, राज्य चाहे तो उसे लागू ना करें, वो राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, वो कोई कानून नहीं बना था कि राज्य को उसको लागू करना अनिवार्य ही होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने पंचायतों को किस में शामिल किया था? नीति निर्देशक तत्व में। आर्टिकल 40 में है, 40 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन। ठीक है, इसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान नहीं किया गया था। आगे देखते हैं। फिर बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत। उसके बाद समय समय पर ये समितियां जो है गठित हुई। जब ये इन्होंने इसकी बात की और उसके बाद पुरजोर समर्थन किया स्थानीय स्वशासन का, उसके बाद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया कि आपने जो ये कार्यक्रम चलाए इसमें जनता ही भागीदार नहीं हुई थी, सक्सेस कैसे होगा? ठीक है, जन भागीदारी का होना जरूरी है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया? फिर सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को कहाँ से शुरू किया था? राजस्थान के नागौर जिले के राजस्थान के नागौर जिले से। कब? 2 अक्टूबर 1959 को।
ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से नागौर जिले से इसको प्रारंभ किया। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया? राजस्थान के नागौर जिले से। कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। फिर 11 अक्टूबर नागौर जिले से शुरुआत की है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसको पंचायती राज प्रणाली को इसको सबसे पहले कहाँ से शुरुआत किया गया है स्थानीय स्वशासन को? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन मतलब उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई। और उसके बाद फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से दूसरी बार शुरुआत किया गया। आंध्र प्रदेश में चलाया गया इस प्रोग्राम को। ठीक है, सबसे पहले कहाँ चलाया गया? सबसे पहले इस प्रोग्राम को चलाया गया राजस्थान के नागौर जिले से और दोबारा चलाया गया आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब देख लेते हैं हम पंचायती राज प्रणाली से जुड़ी प्रमुख समितियां। तो ये हो गई बलवंत राय मेहता समिति 1957। उसके बाद फिर आई कौन सी समिति? GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति। दूसरे नंबर पे आई अशोक मेहता समिति। फिर चौथे नंबर पर आया LM सिंघवी समिति। और 5वें नंबर पे आया PK थुंगन समिति। यह है पंचायती राज प्रणाली से जुड़ी कुछ प्रमुख समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति ठीक 20 साल बाद 57, 10 67, 67 10 77 1977। ठीक है, ठीक 20 साल बाद ये आया। फिर उसके बाद 1986 में ये आया, 1987 में ये आया, 1989 में ये आया। ये है इसका क्रम। ठीक, देख लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ट्रिक से ही स्पष्ट है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति, B फॉर बलवंत, R फॉर राय, M फॉर मेहता। 1 2 3 मतलब त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया। अशोक मेहता में कितने वर्ड आ रहा है? A फॉर अशोक, M फॉर मेहता, 2 वर्ड आ रहा है। तो अशोक मेहता समिति के अकॉर्डिंग द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद GV.K. राव समिति, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद LM सिंघवी समिति, इसमें भी देखिए
एम सिंघवी 1, 2, 3 वर्ड आ रहा है, तो इसमें भी LM सिंघवी समिति के द्वारा भी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया। PK थुंगन समिति, इन ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके द्वारा और इनके द्वारा इन दोनों ने भी पुरजोर समर्थन किया कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक है, LM सिंघवी समिति ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जो पंचायती राज प्रणाली है इसे अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया था, तो इन्होंने कहा कि इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। और PK थुंगन समिति, इन्होंने भी इसका पुरजोर समर्थन किया कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। फिर क्या हुआ, आप लोगों ने वो सुना होगा, राजीव गांधी की सरकार में जब इन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा समर्थन किया कि इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए पंचायती राज प्रणाली को, तो राजीव गांधी की सरकार में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, लेकिन लोकसभा द्वारा तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा पास नहीं हो सका, इसलिए वह रद्द हो गया। वो विधेयक ही रह गया, एक्ट नहीं बन पाया। ठीक है, फिर 73वां संविधान संशोधन विधेयक फिर पेश किया गया PV नरसिम्हा राव जी की सरकार में। PV नरसिम्हा राव जी उस समय के प्रधानमंत्री थे, तो PV नरसिम्हा राव जी की सरकार में फिर पेश किया गया 73वां संविधान संशोधन विधेयक, और वो दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया, मतलब पास हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वह अधिनियम कानून बन गया। ठीक है, तो जब संसद में पेश किया गया तो पेश तो किया गया 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में। ठीक है, तो ये लास्ट में पेश किया गया, लगभग वही दिसंबर चल रहा था, तो पास होते होते कब पास हुआ, पूरा पारित हुआ 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक था वो अधिनियम बन गया ना पास होने के बाद 1993 में पास हुआ। ठीक है, तो कब पास हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। कब पास हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। तो जब पास हुआ 24 अप्रैल 1993 को, तो इसी समय मतलब ये बना प्रभावी हुआ कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 24 अप्रैल 1993 को, 1993 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी एक जीके का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज प्रणाली दिवस मनाया जाता है। ये मुख्यतः 5 समितियां हैं जो कि पंचायती राज प्रणाली से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट समिति है बलवंत राय मेहता समिति। इनके द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, हम लास्ट में एक क्वेश्चन की सीरीज ऐसे बनाएंगे और फटाफट उसका आंसर बोलते जाएंगे। आप लोग चाहे तो पुश करके नोट डाउन करते जाएंगे, चाहे तो लर्न कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं पंचायती राज की संरचना। पंचायती राज की संरचना ग्राम सभा में, इसमें 200 या उस ग्राम सभा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। क्या गांव में जितनी जनसंख्या रहती है सबको ग्राम सभा मान लिया जाता है? नहीं, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत होता है उन्हें ही ग्राम सभा का सदस्य कहा जाता है, मतलब ग्राम सभा का सदस्य मेंबर कहा जाता है। ठीक है, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हुआ रहता है, मतलब जो लोग 18 वर्ष के होते हैं या 18 वर्ष के हो चुके होते हैं, उन्हें ही ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 200 या उससे अधिक की जनसंख्या होना आवश्यक है ग्राम सभा में। और ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में कार्यपालिका न्यायपालिका 2 प्रकार की होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में आते हैं वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य जैसे 5 वार्ड में 7 वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है ना, तो वार्ड सदस्य और मुखिया या प्रधान। न्यायपालिका में पंच या सरपंच। हम बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे इतना, क्योंकि हमने केंद्र सरकार राज्य सरकार को पढ़ा दिया है। ठीक है, और ये तो अपने लोकल का ही सेल्फ गवर्नमेंट है, खुद का ही, तो ये तो आप लोग प्रैक्टिकली आधे से ज़्यादा लोग तो सब समझ ही रहे होंगे। आगे सरकारी अधिकारी, ग्राम सेवक, वीडियो। ग्राम पंचायत में जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्राम सेवक और वीडियो। इन लोगों का निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके
तब ये पद पे आते हैं और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ग्राम प्रधान की सहायता करना, ठीक है। और बहुत सारे काम होते हैं लेकिन ये भी एक काम होता है। आगे पंचायत समिति, इसमें अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होते हैं। ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन जनता सीधे तौर पर नहीं करती है, ठीक है। उन्हीं में से, अपने सदस्यों में से ये लोग एक लोग को बना देते हैं अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख उपाध्यक्ष होते हैं। और पंचायत समिति के अधिकारी होते हैं BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे है VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और ये पंचायत समिति वाले में है BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आगे देखते हैं जिला पंचायत, इसमें भी एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें के सरकारी अधिकारी, जिला पंचायत के सरकारी अधिकारी कहलाते हैं, सरकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको देख लेते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए समझ लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 इसी के तहत, इसी संविधान संशोधन को जोड़कर जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसे संवैधानिक दर्जा मिला भी, हम लोगों ने देखा ना, PV नरसिम्हा राव जी के सरकार में इसको बनाया गया। राजीव गांधी की सरकार में आया था लेकिन वो पास नहीं पाया, वो बिल ही रह गया, मतलब विधेयक ही रह गया, एक्ट नहीं बन पाया था। आगे देखते हैं, भाग 9 में इसको जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से 243, एक तो हो गया 243 और फिर 243A, 243B, 243C, 243D ऐसे करके आर्टिकल इसके अंदर जोड़े गए हैं। हम आर्टिकल टोटली नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, और टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए उसको नहीं चल रहे हैं हम। टोटल 16 आर्टिकल हैं, यही सब है। आर्टिकल में किसी में कुछ बताया गया है, यही सब बताया गया है, कितना कार्यकाल होगा, क्या क्या, हम उसको ऐसे समझ लेते हैं। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में, टोटल 12 अनुसूची हैं और मूल संविधान में 8 ही थे, तो समय समय पर संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा 11वीं अनुसूची में भी इसको जोड़ा गया है। और टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय। आगे त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर, इन्हीं के आधार पर किया गया है। प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का, पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्षों का। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, OBC के आरक्षण को राज्य विधानमंडल तय करेगा। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। पहले तो ये नीति निर्देशकता तो का विषय था अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, तब ये राज्य के ऊपर निर्भर था कि वो चाहे तो इसका गठन करे, चाहे तो ना करे, कोई ज़बरदस्ती प्रावधान नहीं था। लेकिन अब इसे क्या है, 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अब तो ये कंपलसरी हो गया है कि प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का गठन करना अति आवश्यक है, ठीक है। आगे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनके जो है ये स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किस सूची का विषय है? 11वीं सूची का। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। और किस सबसे पहले ये कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में इसका शुभारंभ किया गया। कब? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी बार आंध्र प्रदेश में, कब? 11 अक्टूबर 1959 को। इसमें कितनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है? 1/3 सीटें, ठीक है। और कितने से कितने अनुच्छेद तक इसका प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 243 से 243 तक। संविधान के किस भाग में? भाग 9 में, अनुसूची 11 में। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम NDC कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952 में। कुल कितनी समितियां हैं? कुल 5 समितियां हैं। सबसे इम्पोर्टेंट समिति बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी प्रणाली? त्रिस्तरीय प्रणाली। दूसरी अशोक मेहता समिति, द्विस्तरीय प्रणाली। हमने ट्रिक आपको बताई है ना, अशोक मेहता में 2 ही वर्ड आ रहा है, A
एम, ठीक है, इसलिए इसमें द्विस्तरीय प्रणाली, इसमें 1 2 3 त्रिस्तरीय प्रणाली। GV राव समिति उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। LM सिंघवी समिति, इसके द्वारा भी त्रिस्तरीय प्रणाली, देखिए LM सिंघवी, LMS 3 आ गए ना, इसलिए इसके द्वारा भी त्रिस्तरीय प्रणाली। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर जो भी इसके विषय में और कोई सुझाव हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।